नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है और डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं सक्रियता की सराहना की। दरअसल मध्य प्रदेश में चुनाव हो गए, लेकिन चुनाव के चर्चे अभी नहीं थमे हैं। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बन गए, मंत्रिमंडल ने शपथ ले ली, लेकिन चुनाव के चर्चे नहीं थमे हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में वोट शेयर और बूथ प्रबंधन के साथ ही कार्यकर्ताओं को सुबह 6 बजे से सक्रिय करने की रणनीति की पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में जमकर सराहना की गई। इसकी वजह से प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के बूथ मैनेजमेंट की देश भर में चर्चा हो रही है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वी.डी. शर्मा की खुलेआम तारीफ कर चुके हैं और खुले मंच से पीठ थपथपा चुके हैं। दिल्ली में आयोजित बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश संगठन की तारीफ करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में वोट शेयर बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास, बूथ प्रबंधन की कुशलता काफी सराहनीय रही। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन सुबह 6 बजे से जागकर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और वोट डलवाने के प्रयोग भी काफी सराहनीय रहे, जिसमें पार्टी के वोट शेयर और अधिक मतदाता वहां पहुंचे, जिससे सफलता प्राप्त हुई। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने प्रेजेंटेशन दिया और उन्होंने प्रेजेंटेशन देते हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों और बूथ प्रबंधन की कुशलता से मिले अब तक के सर्वाधिक जनाधार प्राप्त होने के बारे में जानकारी साझा की। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। चुनाव की जीत के बाद जीत के चर्चे हुए। भारतीय जनता पार्टी को भी कई बार कहा गया, गाहे बगाहे सियासी हलकों में चर्चा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, लेकिन उसका श्रेय दिया गया बूथ प्रबंधन को, मैनेजमेंट को। ये मैनेजमेंट अपनी सफलता की गाथा खुद कह रहा है, लेकिन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से पुरानी पार्टी है, वो ये मैनेजमेंट क्यों नहीं अपना पाई? भारतीय जनता पार्टी के इस मॉडल को अब पूरे देश में लागू करने की बात कही जा रही है। कई राज्यों में चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव हैं, तो वहाँ भी ये लागू किया जाएगा। क्या परिणाम सामने आ सकते हैं? तमाम विषय हैं, इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय करा दें आपसे कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी हमारे साथ हैं। प्रियंका दुबे जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज़ में। कांग्रेस की प्रवक्ता दीप्ति पांडे जी हमारे साथ हैं। दीप्ति पांडे जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज़ में। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हेमंत जोशी जी हमारे साथ हैं। हेमंत जी, आपका भी स्वागत है देश न्यूज़ में। और राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश सक्सेना जी हमारे साथ हैं। प्रकाश सक्सेना जी, आपका भी स्वागत है देश न्यूज़ में। और सबसे पहले मैं प्रियंका जी आपके पास आना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के बूथ मैनेजमेंट की सराहना पूरे देश में हो रही है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में वी.डी. शर्मा के बूथ मैनेजमेंट के मैकेनिज्म की सराहना की गई, तारीफ की गई। कहा गया कि जीत का सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है बूथ के कार्यकर्ताओं को, पन्ना प्रमुख को जाता है या अर्ध पन्ना प्रमुख को भी जाता है। भारतीय जनता पार्टी का ये जो एजेंडा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है, ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को लाना, उन मतदाताओं पर ज़्यादा फोकस जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लाभार्थी रहे हैं, उन तक बात पहुंचाना, ये बूथ प्रमुख का, पन्ना प्रमुख का काम रहा है। बूथ प्रमुख की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई तो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली। सबसे पहले मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तारीफ, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के प्रबंधन की तारीफ हुई। इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। सवाल, कहा जा रहा है कि पूरे देश में ये मॉडल जो है, मध्य प्रदेश मॉडल लागू किया जाएगा, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? प्रियंका जी, आप हमें सुन पा रही हैं? प्रियंका जी के पास हम वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा दीप्ति पांडे जी आपसे कि कांग्रेस जो है भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के बूथ प्रबंधन की तारीफ की जा रही है, बूथ मैनेजमेंट की तारीफ की जा रही है और इस मैनेजमेंट के मैकेनिज्म की तारीफ की जा रही है। कांग्रेस के पास वो कौन सी चीज़ें नहीं थीं जो भारतीय जनता पार्टी के पास थी? दीप्ति पांडे जी तक भी शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन प्रकाश सक्सेना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो तमाम चीज़ें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश मॉडल को पूरे देश में लागू करने की बात कही जा रही है, कितना इत्तेफाक रखते हैं कि क्या वास्तव में वी.डी. शर्मा का बूथ मैनेजमेंट इतना सक्रिय रहा कि 163 सीटें जिता कर दे दी? सारा श्रेय देती है। सफलता के कई माँ बाप होते हैं और बीजेपी में ये श्रेय देने की परंपरा भी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ असंतोष नहीं था। हमने देखा था लंबे समय तक कार्यालयों पे प्रदर्शन हुए,
सेपरेटाइज हुआ, पर उनका एक बेस है, एक कार्यकर्ताओं का बेस है जी और पन्ना प्रमुख तक उनका पूरा गठन है इस पे। तो काम तो हुआ है, जी। संगठन ने काम किया है, इसलिए वीडी शर्मा चूंकि उसके प्रमुख हैं, उनको श्रेय देना बनता है। लेकिन इसके अलावा विपक्ष की अपन बात करें तो हाँ। विपक्ष तो ऐसा लग रहा है जैसे माया में उलझ गया। मायावी रणनीतियां हैं जो भाजपा की, जी उसमें उलझ गया, उससे निकल नहीं पा रहा। वो भूल भुलैया में देखते ना कि वो जो एक मिरर लगा रहता है, कमरे में घुस गए और चारों तरफ मिरर मिरर, उसको अपनी शक्ल दिखती। भाजपा चूंकि कुशल विपक्ष रह चुकी है तो वो सारे मुद्दों वापिस उन पे ढोल देती है। वो बचाव नहीं कर पाई, उसके पास कार्यकर्ताओं का अभाव भी रहा है। तो इसलिए वो संगठनात्मक तौर पे पिछले इससे पहले वाले चुनाव में भी देखा था, बूथ लेवल पे उनके पास कार्यकर्ताओं का अभाव था। वो अपने वोटर को निकाल पाने में सक्षम नहीं दिखे। तो इसलिए यदि अमित शाह जी श्रेय दे रहे हैं वीडी शर्मा जी को तो ठीक है, संगठन के नाते श्रेय देना भी चाहिए, लेकिन इसमें अकेला संगठन काम नहीं कर रहा है। मैंने आपसे पहले भी पिछली डिबेट में कहा था जी, यहाँ सरकारी तंत्र का पूरा प्रयोग हुआ है, प्राइवेट एजेंसियों का उपयोग किया है, समाचार पत्रों में आ चुका है। ये ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा सरकारी विभागों द्वारा भुगतान करके योजनाओं का प्रचार जो नया वोटर था उन तक पहुंचाने के लिए एजेंसियों का प्रयोग किया। मतलब एजेंसी तो कार्यकर्ता नहीं थी पार्टी की, वो एक सरकार का अंग थी, पर उसका ही प्रयोग किया। पर विपक्ष उसमें निष्क्रिय रहा, इन मुद्दों को उठाने में निष्क्रिय रहा। आप देखें, शिवराज जी ने विकास यात्राएं निकाली थी। भाई आपने विकास एक एक हितग्राही को तलाशने के लिए, अब क्या सरकार का एक काम था, कोई रथ यात्राओं से एक एक हितग्राही, उस पे सारा डेटा है, वो हितग्राहियों को लाभ पहुंचा सकते। पर किसी ना किसी बहाने ये आरएसएस की रणनीति भी रही है, और चूंकि उसी के लोग सरकार में, तो कोई ना कोई कार्यक्रम वो बनाए रखते हैं, किसी ना किसी तरह सरकार से वो संवाद बनाए रखते हैं। इस रणनीति का अभाव विपक्ष के पास है, वो जनता से अपना संवाद बना नहीं पाती, नियमित रूप से नहीं बना पाती है। ये उसकी कमी है, उसको इस बारे में सोचना पड़ेगा। सही कहा आपने कि ये कहीं ना कहीं विचार तो करना होगा, इस पर चिंतन की आवश्यकता है और चिंतन की आवश्यकता है। वापस आऊँगा आपके पास में, हेमंत जोशी जी आपके पास आना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ मैनेजमेंट की तारीफ हो रही है, पूरे देश में तारीफ हो रही है और उनकी सराहना की जा रही है। वीडी शर्मा की पीठ थपथपाई जा रही है कि उन्होंने बहुत अच्छा बूथ मैनेजमेंट किया। आम आदमी पार्टी के पास किन संसाधनों की कमी थी कि ये परिणाम सामने आए? जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिलता है इलेक्टोरल बैंड से, तो बड़ी पार्टी है, आर्थिक रूप से बड़ी पार्टी है। हम इस मामले में कुछ पिछड़े हुए हैं। हमारे पास उतने आर्थिक संसाधन न होने के कारण वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके कारण हम लोगों तक अपनी जनहितैषी बातें हैं वो नहीं पहुंचा पाए। जी। दूसरा, प्रियंका जी आपके पास बहुत जी, बीजेपी का केडर बहुत बड़ा है, क्योंकि पुरानी पार्टी है, तो उनके हर वार्ड में बहुत सारे लोग हैं, जिसके हिसाब से उन्होंने काम किया अपनी बातें। पर इस चुनाव में ये देखा गया कि जो मूलभूत मुद्दों, जो गौण मुद्दे थे, जिन पे बात होनी थी, जिनके ऊपर चुनाव लड़ना था, पर वो उस पे चुनाव नहीं लड़ा गया, दूसरे मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया। और इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट है वो सफल हुआ। उन्होंने जिस मुद्दे पे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना था वो उस पे नहीं लड़ते हुए किसी और मुद्दे पे ही चुनाव लड़ा गया और वो उसमें सफल रहे। लेकिन जोशी जी, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी पुरानी पार्टी है, लेकिन पुरानी पार्टी तो कांग्रेस भी है, उससे ज्यादा कहीं पुरानी पार्टी, कांग्रेस को अपेक्षित सफलता मिली। यदि आप कह रहे हैं कि आप बिल्कुल नई पार्टी, 2 राज्यों में तो सरकार है आपकी। देखिए, 2 राज्यों में सरकार है, पर आप भी जानते हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी चलाने के लिए उसमें कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है, उसमें आर्थिक संसाधनों की जरूरत होती है, जिसके द्वारा चुनाव लड़े जाते हैं। और जहां तक कांग्रेस का आप बात कर रहे थे, कांग्रेस तो सिर्फ जो सर्वे आते थे उस सर्वे के ऊपर अपने आप को आत्ममुग्ध हो जाते थे। उन्होंने फील्ड में उस तरह की मेहनत नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी को सर्वे के रिजल्ट मिले, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने युद्ध स्तर पर चुनाव प्रचार करा और उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। कांग्रेस तो आत्ममुग्ध होती रही और इसी का यह परिणाम है कि कांग्रेस को सफलता नहीं मिली। कांग्रेस आत्ममुग्ध होती रही। प्रियंका जी, आपके पास आ रहा हूं। आप कुछ कहना चाह रही थी जोशी जी की बात पर, उनकी बात का जवाब देना चाह रही थी, उनकी बात का जवाब दें, फिर एक सवाल भी लेकर आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले किसी भी पार्टी को अगर विजय बनाने का कार्य करता है, या जो आज हम कहें कि जो 2 सीट से लेकर के आज 303 तक का जो सफर तय हुआ है, उसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, जिसमें बहुत व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से बहुत मैनेजमेंट करते हुए, माइक्रो मैनेजमेंट करते हुए धीरे धीरे अपनी पार्टी को जमीनी स्तर तक पहुंचाया और कार्यकर्ता ने जमीनी स्तर पर कार्य किया।
जिसके लिए अगर हम बात करें, आज अगर हमारे पास में 64,634 से ज्यादा बूथ पूरे मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश के अंदर जिस हिसाब से हम बूथ बनाए गए, बूथ के साथ पन्ना प्रमुख और पन्ना प्रमुख के साथ अन्य पन्ना प्रमुख बनाने तक, तो ये मात्र बनाना नहीं था, ये तो हमारे कार्यकर्ता थे जो पूरे जोश के साथ, पूरी उमंग के साथ सतत 5 साल, जनप्रतिनिधि तो चुनाव जीतते हैं, ये बात सत्य है, परंतु कार्यकर्ता 5 साल तक लगातार जनता के बीच में उपस्थित रहता है और अपना संवाद बनाए रखता है। संवाद बनाए इसके रखता है। कारण आज कार्यकर्ता की सक्रियता को आप श्रेय दे रहे हैं कि कार्यकर्ता की सक्रियता रही, लेकिन कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में भी वी.डी. शर्मा की भूमिका रही और इस बात की सराहना की जा रही है। यहाँ जैसा कि अभी जोशी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी आर्थिक रूप से सक्षम पार्टी है, बहुत चंदा मिलता है, इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत उनको बहुत चंदा मिलता है जो बैंक से बॉन्ड खरीदे जाते हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये एक कहने की बात है, चंदे की अगर बात करेंगे तो अगर सिर्फ चंदे की डिपेंडेंसी की बात करेंगे तो वो तो आज जब विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बनकर स्थापित हुई है तो चंदे की बात हो रही है, परंतु वो दिन मत भूलिए जिस दिन कार्यकर्ता ने अपनी लगन के साथ सिर्फ अपने और घर के स्वव्यय पर, स्वप्रेरणा के साथ आगे आकर के अपने आप को स्थापित किया और आज पार्टी को इतने बड़े स्थापित किया, तो उसके लिए जरूरी है पार्टी की स्पष्ट रीति नीति, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, पार्टी के अंदर कैडर बेस्ड पार्टी होने की करता हर कार्यकर्ता अपने आप को एक जनप्रतिनिधि मानता है और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाता है। उसका परिणाम ये निकल के आया। मात्र अगर हम बात करें चंदे की, तो उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी के पास चंदे की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सत्तारूढ़ पार्टी वही रही है। तो इस तरह से तो कभी उसको पार्टी को हटाया ही नहीं जा सकता था, कभी सत्ता से अलग ही नहीं हटाया जा सकता था कांग्रेस को, अगर सिर्फ चंदा मायने होता था। परंतु विषय होता है जनता के बीच में सतत संपर्क बनाए रखना, संवाद बनाए रखना, अपनी जो योजनाएं है उसका पूरी तरीके से मूल्यांकन करते रहना, वो कितने लाभार्थी तक पहुंची और कितने नहीं पहुंच पाई है, वो सही इसके आज हमारा वोट बढ़ा है और भारी मतों से अगर बहुमत के साथ में लौट पाए हैं, तो इसके लिए जितना नेतृत्व हमारे लिए मार्गदर्शन करने वाले लोग मजबूत है, क्योंकि वो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से आए थे, थोपे हुए या परिवारवाद के चलते उनको नहीं बनाया गया था। ठीक उसी तरह से कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए, उसे प्रेरणा देने के लिए भी ऐसे उद्देश्य रखने पड़ते हैं जिसको प्रेरणा पाकर के वो आगे बढ़ पाता है। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में, प्रियंका जी वापस आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है, वापस आ रहा हूँ आपके पास में। हेमंत जोशी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विजयश्री दिलाने में कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा हाथ रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं रखा। 2 नंबर इंदौर विधानसभा 2 नंबर के चुने हुए प्रतिनिधि हैं रमेश मेंदोला जी, जो लगातार 5 बारों से जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतते हैं। कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाना हो, कठिन सीट होती है, वहां पर भी अपने पूरे दल के साथ में काम करते और भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाते हैं। हाँ। लेकिन इतने सीनियर आदमी के साथ में भी इसके लिए आप इसके नहीं हम तो देखिए हम तो जानेंगे ना कि ये इतने अच्छे कार्यकर्ताओं को यदि आप सम्मान नहीं देंगे ना, उनको उनकी जो हैसियत है या जो उनका जो परिणाम है, जो मेहनत का परिणाम है वो आप देंगे नहीं, तो ये होगा। कार्य को ना सराहा जाना, तो हर व्यक्ति का अपना खुद का व्यक्तिगत मत होता है कि वो कहाँ कार्य करने में अपने आप को कंफर्टेबल मानता है। तो अगर आप लोग इस चीज की एनालिसिस करेंगे तो आप लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। जो लोग तो मतलब मेंदोला जी ने पार्टी के लिए ठीक से नहीं किया, इतना जबरदस्त करा है, जो भारतीय जनता पार्टी का एरिया है उसको बिल्कुल भाजपामय कर दिया है। कोई भी कार्यक्रम होता है, कहीं भी कठिन सीट होती है तो मेंदोला जी को भिजवाते हैं। आप वो इतना काम करते हैं, उनके साथ इंसाफ क्यों नहीं है? हम तो देखिए विपक्ष में, लेकिन हम ऐसे कार्यकर्ताओं को यदि सफल उनके परिणामों को प्रतिसाद नहीं मिलता है तो हमें भी दुख होता है कि इतने अच्छे आदमी के साथ में भारतीय जनता पार्टी इंसाफ नहीं कर रही है। सिर्फ 80 सीटों के ऊपर कैंडिडेट उतार पाए, आप लोग 230 कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाए अपनी पार्टी। अरे वो हमारी बात छोड़ दीजिए, आप ही ने बोला था कि कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, तो ऐसे कार्यकर्ता का सम्मान आप क्यों नहीं करते हैं? जिस हिसाब से आपके अंदर लोलुपता है
और जिस हिसाब से आपके नेता भ्रष्टाचार में जेल काट रहे हैं, अरे तो आप अरे आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश तो भ्रष्टाचार का घर था। व्यापम पे कोई बात हुई क्या? कारम डैम पे कोई बात हुई क्या? पटवारी पे कोई बात हुई क्या? नर्सिंग घोटाले पे कोई बात हुई? आप ही ने बोला कि कार्यकर्ताओं का सम्मान करती भारतीय जनता पार्टी। नहीं, ये ठीक है, घोर प्रश्न देखिए, राजेश सोनकर जी प्रियंका हैं दुबे जी, जिन्होंने हेमंत इतने जोशी बड़े जी, सज्जन वर्मा को हराया। ठीक है प्रियंका दुबे जी, ठीक है प्रियंका दुबे जी, प्रियंका, ये अच्छी बात है, हेमंत जोशी जी को चिंता हो रही है। जेल काट रहे हैं, बेल तक नहीं करवा नहीं पा रहे नहीं हैं। प्रियंका दुबे जी, ठीक है, यहाँ हेमंत जोशी जी को चिंता हो रही है, रमेश मेंदोला जी के साथ न्याय नहीं हुआ, वो ये कह रहे हैं। कर्तव्य निष्ठा को, ठीक है, या उनके जो दादा दयालु का जो टैग उनको मिला हुआ है, उसका आप लोग आकलन नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि प्रियंका दुबे जी, प्रियंका दुबे जी, आहुति देने का कार्य कर सकते हैं, जिसका हमारे कार्यकर्ता पे या हमारे जनप्रतिनिधि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं अरे पड़ता उनके है। जूनियर, ये उनसे आप बहुत लोगों ज्यादा की जूनियर धोखेबाजी लोग का हैं, जिसमें आपको लगता उनको है आपने कि सम्मान पद दे मिलने दिया। पे पर ही रमेश सम्मान मेंदोला जी होता है। इतने अच्छे हैं ये आप कि लोगों भारतीय की जनता सोच है, पार्टी के जहाँ लिए आप बहुत मानते काम हैं किया, कि जिसे इतने सालों पद तक मिलता काम है, किया, ठीक है, उनका अधिकार नहीं चलिए मिलता ठीक है था। प्रियंका जी, प्रियंका जी वापस आता हूँ आपके पास में, प्रियंका दुबे जी वापस आता हूँ, अब वापस आऊंगा आपके पास में, हेमंत जी आपके पास ही वापस आऊंगा। प्रकाश सक्सेना जी, यहाँ जो बात आ रही है कि यहाँ कार्यकर्ताओं का, एक तरफ कार्यकर्ताओं को, प्रियंका जी वापस आ रहा हूँ आपके पास, वापस आऊंगा आपके पास में, एक तरफ बात आ रही है प्रकाश सक्सेना जी की कार्यकर्ताओं के दम पर, पन्ना प्रमुख के दम पर, बूथ प्रमुख के दम पर, बूथ मैनेजमेंट के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। हेमंत जोशी जी कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया गया। हेमंत जोशी जी का जो कहना है कि रमेश मेंदोला जैसे वरिष्ठ नेता और जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हासिल करके आए, उनका भी सम्मान नहीं रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान, कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टी जीती। दो बातें अलग अलग हुई, आपका विश्लेषण चाहता हूँ। नहीं, अभी हेमंत जोशी जी ने बहुत अच्छा आर्थिक विषय को उठाया था जी, और वो खुद भटक गए जी, वो बीजेपी के संगठन में चले गए। हाँ, और यही एक विपक्ष की रणनीतिक गलतियां रही हैं जी, कि बीजेपी या तो अपनी तरफ से उनको भटका देती है या वो खुद भटक जाते हैं, है ना। बहुत अच्छा विषय था जी, क्योंकि आप देखिए, मैं पंचतंत्र की कथा जी, शुरुआत करता हूँ जी, एक ऋषि मुनि थे, वो अपना बचे हुआ खाना छीके पे टांग देते थे ऊंचाई पे। जी, हाँ, एक मोटा चूहा आता था और उसे हाँ, उछल के हाँ, छीके को गिरा के खाना जी, खा जाता था। जी, परेशान थे वो बहुत। तो फिर बाद में फिर उन्होंने कहा इसके नीचे खुदाई करो। हाँ, वहां खुदाई में बहुत धन निकला था, सोना चांदी जी, रात। जी, वो निकल गया, उसके बाद वो चूहा आता पर वो इतनी उछाल नहीं मार पाता था। उसमें मैसेज ये था जी, कि धन का बहुत बड़ा रोल होता है एक्टिविटीज में, जी, है ना। और हेमंत जोशी जी ने बहुत अच्छा उसको शुरुआत की थी, हाँ, पर वो बीजेपी के जी, संगठन में चले गए। जी, जी, ये बहुत बड़ा विषय है हाँ, क्योंकि भाजपा की, उसके रणनीतिकारों की रणनीति जी, अपने अर्थतंत्र को मजबूत करने की और जी, विपक्ष के धनतंत्र को कमजोर करने की हमेशा रही। हाँ, आप नोटबंदी को देख लें, नोटबंदी जो बताई गई थी वो उद्देश्य पूरे नहीं हुए, सब जनता के सामने खुल जी, चुका है, हाँ, परंतु वहां से मायावती कमजोर पड़ गई। आप उसके बाद से देखिए मायावती जी क्या उस ताकत से बैठी है क्या? हाँ, आज वो कई मामलों में फंसी हुई है जी, और वो जी, खुल के अपनी राजनीति नहीं कर पा रही। हाँ, तो भाजपा के जो रणनीतिकार है, इलेक्टोरल बॉन्ड की जब बात उठाई हेमंत जोशी जी ने, जी, इस पे आपको काउंटर करने से किसने रोका? हाँ, इसको जनता के बीच में ले जाना चाहिए था सही है। कि ये एक इस तरह की नीति है कि इससे सरकार में जो सत्ता में जो पार्टी होगी, कारपोरेट का चंदा हाँ, स्पेशली उनको ही ज्यादा मिलेगा क्योंकि उनके हिसाब से रणनीति बनाएंगे वो। और आपका चंदे पे सरकार की निगरानी इनडायरेक्ट है क्योंकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड सेंट्रल बैंक से खरीद रहा जी, है जी, वो लिस्ट सरकार पे जाती है और वहाँ ईडी आईटी के छापे पड़ सकते हैं। हाँ, एक हम कह रहे हैं वो उस नियत से नहीं पड़े, है ना, जी, क्योंकि हम आरोप लगाने वाले को, जी, पर एक संभावना तो बनती है। हाँ, तो लोकतंत्र के जिंदा रहने के लिए निष्पक्षता और पारदर्शिता पहली शर्तें होती हैं। जी, उसका वायलेशन हो रहा है लेकिन आप उसको ढंग से नहीं उठा पाए। इतने साल निकल गए, आज 10 साल पूरे होने को आ रहे मोदी जी को, जी, और हमेशा वो खेलते रहे, मुद्दों को इधर उधर करते रहे। वो कोई बात बोल जाते हैं, उसके बाद आप इतिहास की किताब लेकर बैठते हैं। जी, तो मेन चीज है कि उनके पास स्पीकर हैं, जी, उनके हाँ, पास माइक हैं, हाँ, वो अपनी बात को सब लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। उनके अपने मीडिया तंत्र उन्होंने खड़े कर लिए इतने सालों में, जी, आप नहीं कर पाए। आप पिछली जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा थी, हाँ, आप देखिए उनकी जो आवाज उठाने वाले छोटे छोटे यूट्यूबर से उन्होंने मीटिंग की थी। अभी एक छोटा सा, आपकी क्षमा चाहूंगा आपकी बात काट रहा हूँ, अभी छोटा सा एक वाक्य जो संसद में हुआ, सांसदों का निलंबन हुआ और वहां पर जो प्रदर्शन हो रहा था निलंबन के विरोध में, उसमें भी जो बात आई कि जो बात मीडिया के द्वारा पहुंचाई जानी चाहिए थी, वहां वो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री वाला मामला वहां से उठ के आ गया कि वो चीज भी नहीं आ पाई जिसलिए प्रदर्शन किया जा रहा था। हाँ, तो यहाँ कहीं ना कहीं मुद्दे भटक जाता है विपक्ष। हाँ, वो मिमिक्री एक अलग विषय है, वो एक अलग डिबेट का विषय जी, है क्योंकि लोकतंत्र में बहुत सी परंपराएं होती रही हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सी चीजें पहली बार हुई हैं।
है, जी। पर हाँ वो भटक गए। हाँ वो मूल मुद्दे से भटक कर वो जनता तक उनको ले जाना था कि हाँ। ये कैसा लोकतंत्र है जी। कि आप सीआरपीसी आईपीसी के नए कानून हाँ। बिना विपक्ष के आप पास हाँ। करा रहे हैं। जी। जनता को उसके बारे में मालूम नहीं है। हाँ। इस पे आप देखें मीडिया में बहुत अभी एक और ब्रॉडकास्टिंग एक्ट एक आ रहा है नया, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आ रहा है, जी। जिससे मीडिया चिंतित है कि अभी जो इनके साथ जो मीडिया दे भी रहा था ना, कुछ समय बाद वो भी छीन लिया जाएगा। हाँ। आप रणनीति नहीं बना पा रहे हैं, वो आपसे 10 कदम आगे की रणनीति, वो जी। टेक्नोलॉजी में आपसे आगे हैं। हाँ। आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल। आपको 2 कदम उनसे आगे बढ़ के रणनीति तय करना पड़ी, तब आप जीत पाओगे। बिल्कुल। नहीं तो वापस- आप सब जी। चीजों को दोष देते मिलोगे। बिल्कुल। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। वापस आता हूं आपके पास में, और कांग्रेस प्रवक्ता योगेंद्र सिंह जादौन जी हमारे साथ हैं। योगेंद्र जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज में आपका। और आपके पास ही आ रहा हूं, बात कर रहे हैं हम कि सक्रियता की सराहना हो रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है, उसके लिए बूथ प्रबंधन की सराहना हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश भाजपा का यह जो बूथ मैनेजमेंट है, इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, क्या चीज ऐसी थी जो बीजेपी के पास थी और कांग्रेस के पास नहीं थी कि ऐसे परिणाम सामने आए हमारे? मेन जो मूल समस्या है जी। वो यह नहीं माना जाएगा कि बूथ प्रबंधन नहीं है। हाँ। बूथ प्रबंधन कांग्रेस पार्टी के पास है। कांग्रेस पार्टी बूथ प्रबंधन पे काम करती रही है, लेकिन रणनीति और रणनीति का हिस्सा वाली जो राजनीति बार बार आप बताते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की राजनीति में आज राजनीति का एक नया दौर जो 2014 से प्रारंभ हुआ है, वह 2014 का रोल पूरे देश के अंदर जनता के तमाम मुद्दों को दरकिनार करने वाली राजनीति के दौर के साथ शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा सिस्टम और भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठन, उन तमाम संगठनों के साथ, अनुसूचित संगठनों के साथ जुड़े हुए देश के तमाम संगठन जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर जी, आ रहा हूं प्रियंका जी। राजनीति की नई परंपरा के रूप में सांप्रदायिकता को परोसने का काम करते हैं, वह निश्चित रूप से हिंदुस्तान में रोजगार की राजनीति हो, युवाओं की बात हो, शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, किसी भी मुद्दे पर जाकर दम तोड़ देती है। यह वास्तविकता है। इस आ रहा हूं प्रियंका जी, आपके पास आ रहा हूं जी। तो आपका कहना है कि मध्य प्रदेश का जो चुनाव हुआ है, मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम में सांप्रदायिकता परोसी गई है? योगेंद्र जी, मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव हो रहा था, जी। पूरे प्रदेश के अंदर मैं जमीनी स्तर पर देख रहा था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सारे तमाम बूथ केंद्रों पर जाकर किस तरह से सनातन धर्म खतरे में है, इस चीज का भी मजबूती के साथ प्रचार करती हुई नजर आ रही थी। जी। प्रियंका जी, आप कुछ कह रही थी और इनकी बात का जवाब भी चाहूंगा। जो योगेंद्र सिंह जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद सांप्रदायिकता पर विवादित बयान इनके उदय जी देते हैं, राम इनकी पार्टी बताती, उसके लिए हलफनामा इनकी पार्टी देती है। माननीय कमलनाथ जी मंदिर नुमा केक बनाते हैं और काटते हैं, उसके ऊपर हनुमान जी के फोटो लगाते हैं, और सांप्रदायिकता का लांछन आप लोग हमारे ऊपर लगाते हैं। कहीं तो सत्य बोलिए जादौन साहब। आप लोग ने कहा सनातन का बार बार अपमान करें, कभी तो खेत प्रकट, ये तो बताइए कहा था आप लोग राम को काल्पनिक बताने धर्म की आस्थाओं को आप लोगों ने हमेशा ये कहा कि हम सनातन का समूल नष्ट करेंगे, और आप लोग उसके ऊपर चुप रहे। कहीं तो खेत प्रकट करिए था आप लोगों को। खत्म हो गए दुनिया में सनातन के लिए, या अगर हम बात करें धर्म संकट में है और इस तरह से अगर हिंदू धार्मिक भावनाएं आहत होती है, तो ये आहत करने का काम आप लोग करते हैं या हम लोग? इसीलिए वो सनातन है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि खेत तो आप लोगों ने प्रकट किया नहीं, उसके बाद में उटपटा बयानबाजी करना, उसके बाद अगर हिंदू भावनाएं आहत हो जाए और उसके लिए अगर कोई आवाज उठा ले तो आप लोग सांप्रदायिक होने का लांछन हम पे लगाते हैं। तो हाँ, हम लोग सांप्रदायिक, आज हम कर हिंदू धर्म के लिए हम लोग खड़े, हाँ हम सांप्रदायिक हैं, तो उसका आप लोग को शर्म होनी चाहिए। ठीक है। ये सनातन की विशेषता है, जिसके कारण आज सारे देश अनेकता में एकता का स्लोगन दे पा रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः का स्लोगन दे पा रहे हैं, और आज हमें संगठित करना चाहिए। नहीं, अभी प्रियंका जी अभी आप लोगों को शर्म आनी चाहिए और आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए। प्रियंका जी अभी जादौन साहब ने भी कहा, मानते नहीं है प्रियंका जी, अभी जादौन जी भी कह रहे हैं कि खत्म हो गए सनातन को खत्म करने वाले। सिर्फ एक वर्ग विशेष को तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग,
सनातन आज तक धर्म को ठीक है, भारतीय चूंकि जनता ठीक है, पार्टी हमारा ने विषय ये नहीं है। योजना प्रियंका जी वापस आऊंगा आपके पास। प्रियंका जी वापस आता हूं आपके पास में। अभी चूंकि हमारा विषय ये नहीं है, हम जिस विषय की बात कर रहे हैं, जिस विषय की हम बात कर रहे हैं, उसी विषय पर हम कायम रहेंगे। प्रियंका जी अभी प्रियंका जी अभी हम इस विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। प्रियंका जी अभी हम इस विषय बात नहीं कर रहे हैं। मैं वापस आऊंगा अपने विषय पर और आपके पास ही वापस आऊंगा। लेकिन यहाँ योगेंद्र जी एक बात आई, जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं उस विषय को लेकर के बात सामने आई थी। अभी जोशी जी हमारे साथ हैं। जोशी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी आर्थिक रूप से सक्षम पार्टी है, बहुत ज्यादा चंदा मिलता है, इस कारण से वो चुनाव जीतने में सफल हो जाती है और संसाधनों का प्रयोग कर पाती हैं। कांग्रेस तो सबसे पुरानी पार्टी है, पर्याप्त संसाधन है। आपने कहा कि हमारे पास लोगों की कमी नहीं थी, बूथ मैनेजमेंट हमारा ही बहुत अच्छा था। तो हेमंत जोशी जी की जो बात सामने आई थी, आर्थिक पक्ष जो आया था कि भारतीय जनता पार्टी आर्थिक रूप से सबसे सक्षम पार्टी, और रिपोर्ट भी आई थी कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा भी मिला है। कांग्रेस कहां पीछे रह गई? देखो, चंदों की राजनीति से केवल चुनाव नहीं जीत सकते, केवल रणनीति चुनाव नहीं जीते जा सकते, केवल बूथ प्रबंधन से चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन मुद्दों की राजनीति पर अगर जनता विश्लेषण नहीं करेगी और मुद्दों की राजनीति को अगर जनता स्वीकार नहीं करेगी, तो मुद्दा कितना भी प्रदेश के हित में हो, कितना भी जनता के हित में हो, वो निश्चित रूप से जनमत की बहार में पूरी तरह से बिखर जाएगा। ये एक कटु सत्य है, इस सत्य को स्वीकार करना। तो क्या आपकी बात का आशय यह है, जादौन जी, आपकी बात का आशय यह है कि आप मूल मुद्दे जनता तक पहुंचा नहीं पाए? हम मूल मुद्दे जनता तक लेके भी जाएंगे। तो जनता को जिस तरह का नशा है और जनता को जिस तरह से सामग्री परोसी गई है, उसके सामने कोई भी मुद्दा टिक नहीं सकता, वो पूरी तरह से निरर्थक हो जाता है। आप रोजगार की बात करें, बेरोजगारी, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की बात हुई, पूरे प्रदेश में किस तरह से भ्रष्टाचार को दिखाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आपने देखा है कि प्रारंभ से ही 50% की कमीशन की सरकार को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर प्रचार चलता रहा। यहाँ तक कि सारे राजनीतिक विश्लेषक, जहां तक कि तमाम समाचार पत्रों, सभी लोग जिस तरह से परिवर्तन की गुहार कर रहे थे, वो परिवर्तन कहाँ नजर आया? हाँ, नहीं तो आपने तो 226 आरोपों की पुस्तिका प्रकाशित की थी, वो जनता तक नहीं पहुंचा पाए क्या आप? जनता तक पहुंचने के बाद भी जनता को स्वीकार हो जाना अनिवार्य है। जनता आपके मुद्दे को स्वीकार नहीं करती। आपने जो आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 18 वर्षों में 226 भ्रष्टाचार हुए हैं, वो जनता स्वीकार नहीं कर पाई फिर उसको? क्योंकि जनता को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं, जनता के सामने जो चीज परोसी जा रही है, जनता को जिस तरीके से प्रसारित किया जा रहा है, जिस तरह से सांप्रदायिकता की ध्रुवीकरण की राजनीति का जो खेल चल रहा है, वो पूरे देश में देखने को हमें मिलता है। ठीक है, और यह इसके सामने मुद्दों की राजनीति और बूथ केंद्रों की राजनीति मायना नहीं रखती। चलिए ठीक है, जैसा आपने कहा कि बूथ मैनेजमेंट उतना मायना नहीं रखता, बात मुद्दे की होना चाहिए। प्रियंका जी, आप कुछ कहना चाहें, अपनी बात रखें, फिर मैं जोशी जी के पास आऊंगा। जी प्रियंका जी। इसको तो इस पर एनालिसिस करना चाहिए कि जो व्यक्ति अपनी विधानसभा क्षेत्र में जीत नहीं पाया, उसको आप प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं। जो महिलाओं का विरोधी चेहरा है उमंग सिंघार और हेमंत कटारे जी, उनको आप लोग फ्रंट पर ला रहे हैं। ऐसे लोगों के आप लोग ऐसे कंधों पे जिम्मेदारी दे रहे हैं जो खुद का विधायी चुनाव नहीं निकाल पाया, उसको आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और आपको उसके नेतृत्व में विश्वास है कि इनको खुद का आकलन अच्छे तरीके से करना चाहिए। यहाँ विषय सांप्रदायिकता का नहीं, ये तो बीजेपी के लिए अच्छी बात, ये तो बीजेपी के लिए अच्छी बात है ना निर्णय करना चाहिए। प्रियंका जी, ये तो अच्छी बात है कि जो विधानसभा आपने नहीं बचा पाए, वो लोकसभा की जिम्मेदारी कैसे संभालेंगे? प्रदेश में अध्यक्ष बनने लायक है ही नहीं, वो क्या मैनेजमेंट करेगा जो खुद की विधानसभा में? ये तो आपको क्लीन स्वीप मिल गया ना, उसके बाद आप उसको प्रदेश अध्यक्ष बना, ये तो आपको क्लीन स्वीप मिल गया। पार्टी के तेल लेने ऐसे पार्टी को तेल लेने भेज दिया और उसको आप लोग प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, वो भी जीतने की उम्मीद करते हैं। तो ये तो वही है कि पहले तो चलनी में दूध सूखना और फिर किस्मत को रोना। तो आप लोग पहले अपना आकलन कीजिए कि आप लोगों का चयन कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है। चलिए ठीक है, बात तो जनता को नशेड़ी मत कहिए, आप लोग जनता का अपमान मत कीजिए कि जनता को नशा है। जनता को आज स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपका परिवारवाद, आपका भ्रष्ट तंत्र और आपकी जो सत्ता लोलुपता है, वो जनता समझ चुकी है, जिसमें आप लोगों ने सिर्फ अपना पेट भरा है और आज तक सिर्फ अपना पेट ही भरते आए हैं। इसे जनता आपको नकार। प्रियंका दुबे जी, एक शब्द आपने कहा, सत्ता की लोलुपता। प्रियंका जी, मेरे प्रश्न का जवाब चाह रहा हूं कि आपने कहा कि इनको, कांग्रेस को सत्ता की लोलुपता है, क्या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की लोलुपता नहीं है? बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मतलब जीतने की इच्छा नहीं है। आदरणीय मुखर्जी जी ने साफ कहा था कि चुनाव लड़ना हमारा उद्देश्य कभी नहीं होता, परंतु अगर सत्ता में कोई गलत हो रहा है तो उसके विरोध में अपने लोगों को खड़े करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो हमने करी और उसके लिए हम लोग अडिग हैं और आगे भी अडिग रहेंगे।
ठीक है। जैसे हम बात करें कि काऊ बेल्ट की हम बात करें, यहाँ ठीक है आप अपनी बात रखने में कामयाब रहे, लेकिन चूंकि चुनाव बीत चुका है, वो चर्चा इस समय उतनी सार्थक नहीं है कि बाकी जगह क्या सरकारें सही काम कर रही थी इसलिए वहां पर जनता ने आपका साथ नहीं दिया। इस विषय पर बाद में कभी चर्चा करेंगे। अभी जोशी जी आपके पास आना चाहूंगा कि बात जो हो रही थी तथ्यात्मक, जो उन्होंने कहा कि हम मुद्दे नहीं पहुंचा पाए जनता तक, अभी योगेंद्र सिंह जी ने कहा कि वो मुद्दे भटक गए, वो जो चीजें वहां तक जनता तक प्रसारित होनी चाहिए थी नहीं। आपने भी जब चर्चा की शुरुआत की तो आपने कहा कि हम जनता तक वो बातें नहीं पूरी तरह से नहीं पहुंचा पाए। वास्तव में चुनाव तो चूंकि निकल चुके हैं, अब 5 साल बाद ये बातें होंगी, लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का जो बूथ मैनेजमेंट रहा है उस पूरे मैनेजमेंट को पूरे देश में अलग अलग राज्यों में लागू करने की बात कही जा रही है। ऐसी स्थिति में लोकसभा में आम आदमी पार्टी की जो भूमिका होने वाली है उसमें भारतीय जनता पार्टी के इस बूथ मैनेजमेंट से या मुद्दों को जनता तक पहुंचाने के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं, क्या सबक लिया मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम से आम आदमी पार्टी ने? देखिए, सबक ये लिया है कि जो जनता तक हमें बात पहुंचाना है, जो भारतीय जनता पार्टी का झूठ तंत्र है, उससे हमको उनसे बच के और जनता तक पहुंचाना होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कोई बात नहीं होती है। और दूसरा, एक विषय से हटके मैं बात करूंगा, भारतीय जनता पार्टी बड़ी शुचिता और ईमानदारी की बात करती है। यदि मध्य प्रदेश जैसे बीमारू राज्य में, जिसे पंजाब सरकार ने करा कि सांसद और विधायकों की जो 3-3 बार के सांसद है उनकी जो सैलरी है वो एक बार मिलेगी या एक बार। क्षमा चाहूंगा आपको रोक रहा हूं, लेकिन आपने कहा मध्य प्रदेश जैसे बीमारू राज्य में, आपने एक शब्द कहा मध्य प्रदेश जैसे बीमारू राज्य में। हाँ, तो आर्थिक रूप से आप देखिए कि एक आदमी, एक जो बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर भी 50,000। प्रियंका जी जोशी जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। 4 लाख करोड़ का हमारे ऊपर कर्जा है। हाँ। तो ऐसे कैसे काम करेगा? हम मध्य प्रदेश पर बार बार आपको केंद्र के पास में हाथ फैलाना पड़ेगा जब आपके पास पैसा होगा। अभी थोड़े दिनों की बात है कि 2,000 करोड़ का कर्जा लेना पड़ रहा था सरकार को। ऐसे में तो कर्मचारियों की तनख्वाह ही नहीं निकलेगी। तो केंद्र सरकार ने 5,727 करोड़ दिए हैं ना केंद्र सरकार ने, और जो केंद्रीय करों में मध्य प्रदेश का हिस्सेदारी बढ़ाई है। हाँ, तो केंद्र सरकार ने यदि मध्य प्रदेश सरकार को दिए तो केंद्र सरकार ने हर राज्य की तरफ देखना चाहिए। हाँ। पंजाब सरकार के 4,500 करोड़ रुपए भी ड्यू हैं। 70,000 करोड़ रुपए इशू किए हैं, जिसमें से 5,727 करोड़ मध्य प्रदेश के हिस्से में आए हैं। हाँ, और केंद्र सरकार ने 70,000 करोड़ की राशि जारी की, वो जो जनवरी में होना था सभी राज्यों के लिए किया है। हाँ, तो देखिए, केंद्र सरकार मदद करे, पर मध्य प्रदेश की सरकार को भी ऐसी नीतियां लाना चाहिए जिससे मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से सक्षम हो। आप कब तक लोन ले लेके सरकार चलाएंगे या लोन लेके लोगों को बांटेंगे? ठीक है, जैसा आपने कहा कि भाई ये चीजें हैं, जरा लोन की प्रोसीजर किस तरीके से, चूंकि वो एक अलग विषय हो जाएगा। प्रियंका जी, वो अलग विषय हो जाएगा, समय की भी सीमा है। प्रकाश सक्सेना जी आपके पास आना चाहूंगा। बात हो रही है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बूथ मैनेजमेंट की सक्रियता की सराहना की जा रही है और देश के अलग अलग राज्यों में इसे लागू करने की बात कही जा रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें, उन्होंने कहा कि हमने सबक लिया है कि जनता तक हम अपने मुद्दे नहीं पहुंचा पाए, लेकिन इसको सक्रियता से पहुंचाएंगे। कांग्रेस का भी यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो मुद्दे जो कांग्रेस लेकर आई जनता के बीच में पहुंचाने चाहिए थे, लेकिन वो हवाई हो गए, क्योंकि वहां दूसरे तरह की लहर चल रही थी, दूसरे तरह की बातें थी, तो जनता तक वो बातें नहीं पहुंच सकी हैं। लोकसभा चुनाव के परिदृश्य में देखें तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति कितनी सफल होगी जो मध्य प्रदेश में रही है? जैसे आम आदमी पार्टी प्रवक्ता जी ने कहा, वो मध्य प्रदेश में जरूर उनके पास संगठन की कमी हो सकती है, पर केजरीवाल जी ने जो दिल्ली का मॉडल दिखाया है कि 3 बार से वो मुख्यमंत्री बने और उनको बीजेपी नहीं हिला पाई। सांप्रदायिकता वहां भी हावी थी, दिल्ली में दंगे हुए थे, उसके बाद भी सरकार बनी। ये जवाब मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी के लिए कह रहा हूँ, है ना। तो सांप्रदायिकता बहुत बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में नहीं बन पाई, उम्मीद थी कि बनेगी पर नहीं बन पाई। मुख्य चीज है कि जनता को एक विश्वसनीय विपक्ष चाहिए था। आप इतने वर्षों में विपक्ष रहे, बहुत घोटाले हुए, बहुत हादसे हुए, लेकिन आप उसको अच्छी रणनीति से नहीं उठा पाए। जो आपकी 15 महीने की सरकार आई, लोगों को उम्मीद थी। आपके घोषणा पत्र में क्या था कि हम न्याय आयोग बनाएंगे, व्यापम की जांच कराएंगे, सिंहस घोटाले की जांच कराएंगे। आप सरकार में आए, आप आईफा वगैरह जैसे आयोजन में लग गए, वो हो सकता है आपके लिए अच्छी रणनीति हो। लेकिन जनता उम्मीद कर रही थी कि हमें न्याय मिलेगा, बहुत पीड़ित थे इन घोटालों के, बहुत से हादसों के। तो आप एक विश्वसनीय चेहरा नहीं बन पाए हैं, इसलिए लोगों ने आप पे विश्वास नहीं किया। आप देखिए, यदि एक मायावी राज्य से लड़ना है तो आपको चरित्र की जरूरत होगी। आपके पास ईमानदार नेतृत्व चाहिए, ऐसे नेतृत्व नहीं है जो सत्ता से सामंजस्य बिठा के चल रहे हों। इस बार परिवर्तन मुझे लगता है इसीलिए किया गया क्योंकि राहुल गांधी, मुझे जो जानकारी जीती है कि वो संतुष्ट नहीं थे यहाँ के नेतृत्व से, इसलिए उन्हें मौका मिला इस पराजय से और उन्होंने पूरे बदल डाले। पर यदि अब जो नेतृत्व है वो यदि
सामंजस्य बिठा के सत्ता से चलेगा तो कभी नहीं पनपेगा। दूसरी चीज कि आप रणनीतिक तौर पे जो इंडिया गठबंधन बनाया है, मैं एक थोड़ा सा सुझाव देना चाहूंगा कि आप कार्यकर्ता और धन दोनों के मामले में अलग अलग पड़े। यहाँ दूसरी विपक्षी पार्टियां भी, कमलनाथ जी ने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को लेकर जिस तरह से बोले, वो यूनाइट नहीं हो पाए। आपको यहाँ सामंजस्य बनाना पड़ेगा कार्यकर्ताओं, संसाधनों और आपका सोशल मीडिया, अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए आपको मैन पावर की भी जरूरत है। वो आप अकेले अभी सक्षम दिखाई नहीं देते। यदि आप इंडिया गठबंधन बना रहे हैं तो आपको वो दिखना भी पड़ेगा, काम साथ में करना पड़ेगा, और ये अभाव है, आप इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज कि अब जो मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हुआ कांग्रेस में, उनमें उनको विश्वसनीयता दिखाना पड़ेगी। जो आपके मुद्दे चुरा लिए सरकार ने, आपको उन पे लड़ना पड़ेगा। जो उन्होंने आश्वासन, जो घोषणाएं की हैं, तो अपनी मैसेजिंग आपको स्ट्रांग करना पड़ेगी, अपने माइक, अपने स्पीकर आपको बढ़ाना पड़ेंगे। आपके लोग सोशल मीडिया पे उतने एक्टिव नहीं है, आपका सोशल मीडिया भी, माफ कीजिए, उतना स्ट्रांग नहीं है, जो उसमें पैसा खर्च नहीं हो रहा। आपके लोग बैठे हैं, आप अपनी बातें उनके द्वारा क्यों नहीं पहुंचाते? आप खुद वॉच करके देखिए अपने सोशल मीडिया को, आप जनता तक मुद्दे नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इस कमी को दूर करेंगे तो ही आगे उम्मीदें बनती हैं। बिल्कुल सही कहा कि उम्मीदें तभी बनेंगी जब ये जो खामियां हैं या कमियां हैं उनको दूर कर दिया जाएगा, तो सशक्त माध्यम से जनता तक बात पहुंच सकेगी। बूथ मैनेजमेंट मजबूत रहा है, भारतीय जनता पार्टी का परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं। और श्रेय, हालांकि आपने कहा कि श्रेय के कई माई बाप होते हैं, ये जैसा कि प्रकाश सक्सेना जी ने भी कहा, अब श्रेय दिया जा रहा है बूथ मैनेजमेंट को। और ये बात भी सामने आ गई कि केंद्रीय नेतृत्व में ही उसकी सराहना कर रहा है। वीडी शर्मा की पीठ थपथपाई जा रही है, वीडी शर्मा के बूथ मैनेजमेंट की तारीफ हो रही है। हालांकि बिंदु और हैं इस विषय पर जो हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। प्रियंका दुबे जी, योगेंद्र सिंह जादौन जी, हेमंत जोशी जी, प्रकाश सक्सेना जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि बूथ प्रबंधन पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ मैनेजमेंट रहा उस पर हाई कमान मुरीद हुआ है और देश के दूसरे राज्यों में भी इसे लागू करने की बात की जा रही है। दिल्ली दरबार में वीडी शर्मा की काफ़ी सराहना की गई, तारीफ की गई है। परिणाम भी रहा है 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि कई बार कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीटें वो जीत पाएगी, लेकिन बूथ मैनेजमेंट के कारण, हालांकि बातें और भी आई, जैसे जोशी जी ने कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम पार्टी है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा संसाधनों का प्रयोग कर सकी है। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी उतनी सक्रिय नहीं रह पाई और कांग्रेस का कहना था कि वो अपनी बातें सही तरीके से जनता तक नहीं पहुंच पाए, जनता को स्वीकार्य नहीं हो पाई। तमाम चीज़ों का विश्लेषण अनिवार्य है, क्योंकि बहुत जल्द लोकसभा चुनाव में हम और आप देखने वाले हैं कि किस पार्टी की क्या रणनीति होने वाली है। और जैसा कि प्रकाश सक्सेना जी ने कहा कि ये बातें गठबंधन है तो गठबंधन जैसा दिखना चाहिए, सब जगह अलग अलग बातें ना हो, तब एकजुट रहेंगे तो सामना कर पाएंगे और फिर उस सशक्ति से लड़ पाएंगे। देखना है कि लोकसभा चुनाव में क्या तस्वीर और क्या चीज़ें सामने आती हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।